स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो टॉपिक का जो नेम है वो मैटर। ओके जी, मैटर। ठीक है। केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रही हूँ। तो इसमें जो टॉपिक मैंने जो चूज किया है वो फर्स्ट चैप्टर है मैटर। अब देखो, सबसे पहले है कि मैटर किससे बना होता है। तो आप लिखोगे मेड अप ऑफ टाइनी particles is called molecules। ठीक है जी। होप सो फर्स्ट डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि मैटर किसका बना होता है तो आप बोलोगे टाइनी पार्टिकल। ये आपका फिलअप में भी आ सकता है कि मैटर मेड अप ऑफ डैश पार्टिकल्स, तो आप लिखोगे टाइनी पार्टिकल। तो जहां लिखा आ सकता है मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड, तो आप लिखोगे मॉलिक्यूल। तो ये आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दोनों इसी स्टाइल में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर की डेफिनेशन हो गई। आफ्टर दैट जो है दो चीजों का इसमें बहुत मेन जो है रोल है। सबसे पहले क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ये देखो। आपने सिर्फ उसको समझना है। ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। इसमें मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बताऊंगी। ये दो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है केमिस्ट्री की हैं, जो अगर आपको इसको समझ आ गया तो आप जो है इजीली सब कुछ कर पाओगे। ठीक है। अब देखो, ये जो है पार्टिकल टू पार्टिकल, ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स दो पार्टिकल को जो जोड़ के रखती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको मैं आई एफ नाम दूंगी। आई एफ जब भी मैं रिपीट करूंगी दैट मीन कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। अब ये देखो, इसके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस है, ये पूरा स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस है। तो ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसको बोलते हैं आई एस। ठीक है, आई एस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या है इसमें, पहले तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पूछते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड together held together by force of attraction। force of attraction, ये इसकी डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये दो पार्टिकल जो आपस में जो मतलब मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो स्पेस है उसमें है कि स्पेस बिटवीन, इसकी जो डेफिनेशन है तो आप लिखोगे स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसको बोला जाता है इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, एक बीकर लिया, उसमें मैंने वाटर डाला। ठीक है, ये वाटर डाला, क्या है, वाटर। इसके अंदर मैं अगर शुगर ऐड कर दूं, जहां मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूं, तो अब बताओ किसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो आप कहोगे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। जितना आपने इसमें अगर मान लो 10 ml वाटर डाला है तो वो 10 ml ही रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि नो। दूसरा,
आपसे पूछा जाएगा ये जो शुगर और ये सॉल्ट ये कहाँ गए, तो ये जो पानी के अंदर जो पार्टिकल के बीच में स्पेस था उसमें घुल जाते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज नहीं करता। तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस है जिसमें ये शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल घुल गए और वॉल्यूम जो है सेम टू सेम रहा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले है कि जैसे मान लो सॉलिड, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ठीक है। सॉलिड, ये मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से समझोगे तो सारा समझ आएगा, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सॉलिड है। सॉलिड जैसे आप कह सकते हो दीवार होती है, ब्रिक्स होती हैं, ये सारे सॉलिड पार्टिकल हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बीच में ये सॉलिड है सारा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड। इसके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कुछ भी स्पेस नहीं है। और ये पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे जो है अप डाउन करते हैं, क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल स्पेस नहीं है। तो अगर आपको इसमें पूछा जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें कैसी है, तो आप लिखोगे स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे कि वो स्मॉलर है। क्यों है, देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो पार्टिकल बिल्कुल क्लोज है, बीच में जरा सा भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पेस भी है वो बहुत कम है, बहुत कम है। अगर मैं यही एग्जांपल लूं वाटर का, ये वाटर पार्टिकल है, लिक्विड जिसको बोलते हो, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगी, वीकर होगी। लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में वीकर होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या होगा, लार्जर होगा, लार्जर, ठीक है। अगर मैं इसी की बात करती हूँ आगे, अगर मैं गैस की बात करती हूँ, जैसे मान लो ये कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो इसके बीच में जो है गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत वीकेस्ट होती है, वीकेस्ट होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है लार्जेस्ट होती है, ठीक है, लार्जेस्ट होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा राइज होगा, अगर आपकी मैम पूछते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर होने से आप बोले वो पूछ सकते हैं कि अब बताओ कि अगर फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना होगा, तो आप कहोगे जो सॉलिड पार्टिकल है उसके बीच में काफी कम स्पेस होता है। इसी तरह पूछा जाए कि वॉल्यूम लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी होती है, तो आप बोलोगे वो वीकर होती है, और वहां पे जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है लार्जर होता है। अब इसी तरह अगर मैं गैसेस का एग्जांपल ले लूं, तो अगर आपकी मैम पूछे कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है, तो सबसे वीकेस्ट होती है, और उसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो ये जो है वाटर, वाटर का एग्जांपल है, ठीक है। वाटर जो है थ्री स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है। पहला तो है आइस, आइस क्या है, सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। तो वाटर, वाटर जो है वो हो गया, और आगे आ जाता है वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है, दिस इज गैसियस फॉर्म। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटर जो है एग्जिस्ट करता है थ्री स्टेट में, नाम बताओ। मैटर, आप ये नोट्स बना सकते हो, मैटर एग्जिस्ट थ्री स्टेट्स, थ्री स्टेट्स, थ्री स्टेट्स, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। मैटर की थ्री स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल दे दोगे, वाटर का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। तो आइस जो है सॉलिड है, वाटर जो है लिक्विड है, और वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर, वाटर वेपर,
ये जो है गैसियस स्टेट है। ठीक है, आप इसका ये एग्जांपल दे सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज रिकॉल करा रही हूँ, दोबारा देखो। अगर पूछा जाए कि मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, तो नाम बताओगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो वाटर का एग्जाम्पल है। वाटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर और वाटर वेपर। आइस स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है, और वाटर वेपर जो है वो गैसियस स्टेट है। होप सो कि आपको इसका ये पार्ट समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंट फॉर्म है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। वो है टॉपिक, नेक्स्ट है इंटर कन्वर्शन इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को मैंने, कोई सॉलिड चीज है उसको मैंने अगर हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। मतलब सॉलिड पिघल के लिक्विड स्टेट में आ गया। ठीक है, अब लिक्विड को अगर मैं और हीट करूंगी तो, और हीट करती हूँ तो ये गैसियस स्टेट में फॉर्म हो जाता है। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अगर अब हीट देना बंद कर दिया, मैंने इसको कूल किया गैसियस को, तो गैसियस वाटर वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। इसी तरह इसको जो है लिक्विड को ठंडा करोगे तो ये जो है अगर कूल करते हैं तो वापस वो जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आइस का एग्जांपल दिया, आइस को अगर मैंने हीट किया तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड जो वाटर बना उसको मैंने दोबारा से हीट करना शुरू किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। ठीक है जी, वाटर वेपर। अगर मैं इसको कूल करना शुरू कर दूं तो ये वापस लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, और वापस अगर इसको कूल करें, फ्रीज करें, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, दोबारा सुनो। अगर आप आइस को हीट करते हो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को फर्दर और हीट करते हो तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इसको ठंडा करते हो, कूल करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको और कूल करोगे तो ये जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्शन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है जी। आगे देखो, अगर मैं किसी सॉलिड को सॉलिड को टर्न करती हूँ, टर्न इनटू लिक्विड, टर्न कोई सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड जो है चेंज हो जाता है लिक्विड में, किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया, सॉलिड जो है कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। जैसे फॉर एग्जांपल आइस, आइस को मैं हीट कर रही हूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, अगर कोई सॉलिड, जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में एट फिक्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अपने मेल्टिंग पॉइंट पे वो जो है, ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी मेल्टिंग पॉइंट की, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप बुक से रिवाइज कर सकते हो। आगे देखो, आगे है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर में, कि जब लिक्विड जो है, लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब फ्रीज होगा, फ्रीज इज, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर वाटर फ्रीजेस एज वेल एज वेल एज ice melt
एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बनी कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड फ्रीज करता है उसको बोलते हैं। और आगे इसका आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि वाटर फ्रीजेज एज वेल एज आइस मेल्ट। मतलब वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसी तरह आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आ गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिसपे लिक्विड जो है, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें लिक्विड जो है बॉईल करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लिक्विड लिक्विड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे जो है लिक्विड बॉईल होता है। अगर आपको पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बॉयल होता है। ठीक है, मतलब दोबारा सुनो, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लिक्विड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जहाँ इसको इस तरह लिख सकते हो, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर पूछा जाए कि लिक्विड जो है कब बॉयल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बाद जो है मैं सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करूंगी, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये अगली क्लासेस में भी आपकी हेल्प करेगी। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, थ्योरी ऑफ मैटर। होप सो कि आपको अभी तक इतना समझ आया जो मैंने आपको करवाया। तो अब आगे देखो कि इसमें आपको क्या पूछा गया है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है। अब इसका मतलब समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिखोगे कि all matter is made up of tiny particle। ये आपको सबसे पहले डेफिनेशन करवाई थी। tiny particles is called molecule, is called molecules। ठीक है, कि जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे पार्टिकल से मिलके बने, उनको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जाम जो है, अभी हमने पढ़ा था कि कोई सॉलिड है, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बिल्कुल कम होता है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, बीच में स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें सॉलिड स्टेट, ये एक सॉलिड स्टेट है, जैसे आइस कह लो, सॉलिड स्टेट। इसमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ज्यादा नहीं होता और ये इनकी जो पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ रिजिडली जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट्स वाइब्रेट, दे कैन वाइब्रेट, ओनली वाइब्रेट। ये जो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब अपनी जगह पे ही डांसिंग कर सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट है। अब इसके बाद है कि जो लिक्विड स्टेट मैंने आपको बताया था, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वीकेस्ट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है यहाँ पे वीकर होएगी और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो लार्जर होएगा। ठीक है, ये पढ़ा था। तो इसमें है कि द पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मोशन, ये पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं, बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होते। ठीक है, और कोलाइड देमसेल्फ, आपस में ही टकराते रहते हैं, आपस में ही टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। तो ये जो है इनको बोला जाता है, ये इसकी थर्ड स्टेज है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वीकर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स ही वीकर होती है और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है लार्जर होता है, किसमें? लिक्विड स्टेट में। ये था लिक्विड स्टेट, ठीक है, तो बोलते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब बारी आती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में तो पार्टिकल काफी दूर दूर आपस में काफी दूर होते हैं, ये है इसकी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं और पार्टिकल कंटिन्यूसली, अगर आपको पूछा जाए कि कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो है रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब है, दोबारा सुनो, पहले मैंने ये सॉलिड स्टेट बोला, सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है, तो पार्टिकल वाइब्रेट्स करते हैं अपनी ही पोजीशन में, मतलब यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होती है। तो आगे जो है आ गया लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्पेस में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो वीकर होता है, तभी पार्टिकल दूर दूर है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होता है और बीच में स्पेस होता है, तो ये जो है लिक्विड स्टेट है। और ये हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में वो कंटिन्यूसली मोशन करते हैं बट आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बट जो गैसियस स्टेट है, ये वाली गैसियस स्टेट है, कंटिन्यूस रैंडम मोशन चलता है और ये पार्टिकल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर, ठीक है। ये समझ आया होगा। आगे देखो, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे पार्टिकल जो हैं, पार्टिकल इन ए गैस ट्रेवल मच लॉन्गर डिस्टेंस। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है इसका, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक से पढ़ सकते हो। द पार्टिकल इन ए गैस ट्रेवल मच लॉन्गर डिस्टेंस देन इन ए लिक्विड बिफोर दे कोलाइड विद ईच अदर और द विद द वॉल ऑफ द वेसल। अब सिंपल सा एग्जांपल है कि पार्टिकल इन ए गैस ट्रेवल मच लॉन्गर डिस्टेंस कैसे? जैसे आपने परफ्यूम यूज किया, परफ्यूम, परफ्यूम छिड़का रूम में, तो इसके पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली जो है मोशन करते रहेंगे, ठीक है, और लार्ज डिस्टेंस जो है कवर करते हैं। अगर आप एक रूम में खड़े हो तो आप वहां पे परफ्यूम छिड़कते हो तो सारे रूम में उसकी जो फ्रेगनेंस जो है हो जाती है। दूसरा है कि पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली, जैसे मान लो ये कोई वेसल है, ठीक है, वेसल है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं, जैसे सिंपल सा हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने वाटर डाला, ठीक है, वाटर डाला, इसको हीट कर रही हूँ, तो ये कंटिन्यूसली मूव करेंगे, ये कभी इधर भी टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, आपस में कोलिजन भी करेंगे, तो ये सब कुछ होता रहता है, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द वेसल गिव राइज द प्रेशर। तो जितना ये टकराएंगे आपस में, वॉल ऑफ द, ये जो है वॉल, ये आपको वेसल की वॉल दे रखी, अगर मैं गर्म कर रही हूँ तो यहाँ पे पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं वॉल के साथ, तो यहाँ पे प्रेशर बनता जाएगा, ठीक है, प्रेशर बन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जैसे पेट्रोल टैंकर होता है, पेट्रोल टैंकर, पेट्रोल जो है एक जगह से जब दूसरी जगह लाया जाता है टैंकर में, जैसे ये कोई टैंकर है, तो यहाँ पे जब इसको ऐसे, ये पेट्रोल है, अब देखो यहाँ पे ना स्पेस छोड़ा जाता है, इतना स्पेस होता है टैंकर के बीच में, ऊपर स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है। क्यों छोड़ा जाता है? जब ये व्हीकल चल रहा है और यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर बनता है। अगर हम ये वाला स्पेस ऊपर नहीं छोड़ते, फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर नहीं छोड़ते तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। अगर पेट्रोल सिर्फ इतना फिल किया जाता है टैंकर के अंदर, बीच में खाली स्पेस छोड़ा जाता है, तो अगर हम खाली स्पेस नहीं छोड़ते, यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है।
ठीक है, अगर प्रेशर नहीं छोड़ा, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा, अगर हम स्पेस छोड़ देते हैं तो ये पार्टिकल आपस में कभी यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, इनको एक स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे प्रेशर जो है बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेस दे दिया, प्रेशर को होल्ड करने का टाइम मिल जाता है। अगर हम ऐसा भी नहीं करते तो ये जो है, अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो ये जो है ब्लास्ट होने का खतरा जो है बढ़ा रहता है। फिफ्थ थ्योरी है इसकी, ये जो टर्म है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। पहले तो आपको काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ होना चाहिए। जैसे मान लो ये सिंपल ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये सिंपल जो रूम टेम्परेचर पे सिंपल वाटर जो आप पीते हो उसको रखा, और एक तरफ मैंने ये वाटर को हीट कर रही हूँ, इसको वाटर को हीट कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ, और ये वाटर जो है बॉईल कर रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि ये बॉइलिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो अंडरस्टूड है कि बॉइलिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ज्यादा होगी, लार्जर होगी एज कंपैरेटिव टू ए ग्लास। ये ए बीकर है, ये बी बीकर है, एक को मैंने हीट दिया, एक को मैंने हीट नहीं दिया, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी पर ये लेस होगी। लेकिन इसमें जो है बीकर में काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि बॉइलिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो है लार्जर होती है। तो कहने का मतलब ये है, द पार्टिकल पोसेसेस सम एनर्जी ड्यू टू इट देयर मोशन। मतलब जब यहाँ पे मैं हीट किया इसको, तो यहाँ पे पार्टिकल जो है मूवमेंट में आ गए। पार्टिकल इसमें भी मूव कर रहे हैं बट इसकी मूवमेंट बिल्कुल स्लो है, तो ये अग्रेसिव वाटर नहीं है। लेकिन बी वाला जो है अग्रेसिव वाटर है, बिकॉज ऑफ हीट। जितना आप उसको टेम्परेचर दोगे, जितना उसको टेम्परेचर आप दोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी। ठीक है, सिक्स्थ काइनेटिक थ्योरी का मतलब है, इसका सिक्स्थ पार्टिकल है, आपकी बुक में सिक्स्थ पॉइंट्स दे रखे, मैंने सिक्स्थ पॉइंट को ही एलेबोरेट कर रही हूँ। इसमें है काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय पार्टिकल डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक मैंने ये भी कर लिया, इसमें भी पानी डाला, इसको ए नाम दे देते हैं। इसी तरह मैंने दूसरा बीकर लिया, उसमें भी वाटर डाला, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यूसली हीट दी। अब इस वाले ए का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, क्योंकि इधर हीट नहीं दे रही। लेकिन बी वाले में मैं कंटिन्यूसली हीट दे रही हूँ। ठीक है, हीट हीट कर रही हूँ वाटर को, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइज, काइनेटिक एनर्जी पानी की जो है वो भी बढ़ेगी। तो अभी अगर पूछा जाए कि ए बीकर में ए बीकर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या बी बीकर में, तो आप बी बीकर का लिखोगे कि बी बीकर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज। लगातार टेम्परेचर जो है राइज। अगर यहाँ पे जो ए में है वो लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर लोअर है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी लोअर होगी। लेकिन आप इस बी बीकर को कंटिन्यूसली हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइज, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है राइज करती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि पानी में जो मूवमेंट है वो काफी अग्रेसिव हो गई है। तो पानी बॉयल वाटर आपने देखा होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो होप सो कि जो मैंने अभी तक आपको टॉपिक करवाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, और आप दूसरा वीडियो इसका आएगा इंटर कन्वर्शन स्टेट का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूंगी।